दोस्तों, एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके परिवार और उसके गांव वाले उसे एक बढ़िया अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका पिता उस हॉस्पिटल में ले जाने से मना कर देता है। कितना भी लाख समझाने के बावजूद भी वो उसका पिता कहता है कि मेरा बेटा मर जाएगा, लेकिन उस हॉस्पिटल में दवा कराने के लिए मैं नहीं ले जाऊंगा। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन उसका पिता अपनी जिद से नहीं हटता है और उसके बेटे की हालत गंभीर होती जाती है। गांव के लोग, मोहल्ले के लोग कहते हैं, क्यों अपने बेटे के जान के दुश्मन बने हुए हो, क्यों नहीं उस हॉस्पिटल में आप ले जा रहे हो उसको दवा कराने के लिए। वो कहता है कि मेरी बहू उस हॉस्पिटल में काम करती है, मैं उस हॉस्पिटल में कदम तक नहीं रखूंगा। मेरे बेटे की तो दवा कराने की दूर की बात है, भले मेरा बेटा मर जाएगा, लेकिन मैं उस हॉस्पिटल में दवा कराने के लिए नहीं जाऊंगा। दोस्तों, आखिर में उस ससुर और उस बहू के बीच आखिर दुश्मनी क्या है? क्यों अपने बेटे की जान के दुश्मन बना हुआ है? क्यों अपने बेटे को उस हॉस्पिटल में दवा कराने के लिए नहीं जा रहा है? दोस्तों, इस कहानी को देखने के लिए इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए पूरा मामला समझते हैं कि आखिर में ये कहानी क्या है। दोस्तों, कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले से, जिसका नाम गुना ज़िला होता है। उस ज़िले में एक सागर नाम का आदमी है। उसके पिता का नाम प्रेमनाथ है और उसके पत्नी का नाम दिव्या बताया जाता है। दोस्तों, ये कहानी एक सारांश नहीं है। दोस्तों, ये कहानी एक रियल और एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, सागर और दिव्या की लगभग 6 महीने पहले शादी हुई थी, जो कि माता पिता की मर्जी से होती है। दोस्तों, शादी होने के बाद बहुत सारी खुशियां घर में आती हैं, लेकिन शादी किस बेस पे हुई थी? दोस्तों, सागर जो था वो अपना लेखपाल की नौकरी करता था और दिव्या जो थी वो पढ़ाई करती थी। उसके पिता जो हैं कि बीएससी पास बताकर उसे शादी हो जाती है। दोस्तों, हंसी खुशी से धूमधाम से रहने लगते हैं। दोनों फैमिली अच्छे खासे रह रहे होते हैं। तभी सागर के पिता सोचते हैं कि अपनी बहू का मार्कशीट मंगवाकर किसी अच्छे से फॉर्म को डलवाकर इसे भी कहीं सिलेक्शन करा देता हूं, ताकि दोनों जॉब करने लगे। दोस्तों, जब कहते हैं कि दिव्या तुम अपनी बीएससी की जो मार्कशीट है वो अपने मायके से मंगा लो और मैं तुम्हारे फॉर्म डालने वाला हूँ। दोस्तों, जब इतना कहते हैं तो दिव्या के होश उड़ जाते हैं। दिव्या कहती है, बाबूजी मैंने तो कोई बीएससी नहीं की, बीएससी में एडमिशन जरूर लिया था, लेकिन बीएससी पास नहीं किया। कुछ आर्थिक तंगी के कारण मैं बीएससी पढ़ना छोड़ दिया और मैं इंटर तक पढ़ी हूँ और मैं बीएससी फाइनल नहीं हूँ। इतना सुनने के बाद सागर के पिता आग बबूला हो जाते हैं। कहते हैं कि मैंने एक अनपढ़ लड़की से शादी करा दी अपने बेटे की। मेरा बेटा लेखपाल है, नौकरी करता है और आपके पिता ने झूठ बोल के मेरे बेटे से शादी करवा दिया। इतना सुनती है दिव्या, कहती है, बाबूजी अगर पढ़ लिख भी लेती तो क्या करती, तब भी ये नौकरी करते और मुझे खाना ही बनाना पड़ता, और अब भी मैं खाना बना रही हूँ। इतना सुनने के बाद प्रेमनाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और भला बुरा कहते हैं, देखो बेटी, ससुर जो है दिव्या के कहते हैं कि या तो तुम 5 लाख रुपए और ले आओ, या फिर बीएससी की मार्कशीट ले आओ, या फिर हमारे घर से अपने बोरिया बिस्तर बांध के अपने मायके चले जाओ। इतना कुछ होने के बाद सागर वहीं बैठा रहता है, लेकिन एक भी बार कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि वो आदर्श बेटा था और वो कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप बैठा रह जाता है। दिव्या जो होती है अपने पिता के पास फ़ोन करती है, ये सारा मामला अपने पिता को समझाती है कि पापा ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसा कहा जा रहा है। उसके पिताजी बोलते हैं, ठीक है बेटा, मैं कुछ लोगों को लेकर आके समझाता हूँ, संधि जी मान जाएंगे। दोस्तों, इतना होने के बाद फिर क्या होता है कि उसके पिता फिर घर आते हैं और अपने समधी से बातचीत होने लगती है। उनके जो समधी हैं वो बहुत आग बबूला होते हैं कि आपने झूठ बोल के शादी करा दी, ये है फलान ढिमाग, बहुत कुछ करते हैं।
गाली गलौज तक देने लगते हैं। तो उसमें जो तीसरे होते हैं वो बोलते हैं भाई शादी में थोड़ा बहुत तो झूठ बोला ही जाता है, क्या हुआ, वैसे भी तो लड़की बहुत संस्कारी है और पढ़ी लिखी है, इंटर तक भी पढ़ाई बहुत है, और आपका बेटा तो लेखपाल है, नौकरी कर ही रहा है, पढ़े लिखे की क्या आवश्यकता, खाना बनाना है। इतना सब सुनने के बाद वो और आग बबूला हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। इतना सब होने के बाद फिर उनके पिता दिव्या को लेकर अपने घर चले जाते हैं। कहते हैं कि कैसे मैं भिखारियों के घर शादी कर दिया, जिनके घर सम्मान इज्जत नहीं है, चलो बेटा तुम्हारा यहाँ गुजारा नहीं हो पाएगा। इतने में सागर भी के पिता कहते हैं ठीक है ले जाओ, अभी भी क्या बना बिगड़ा है, ले जाओ इनकी दूसरी शादी करा देना, जो कुछ बहुत कुछ कहते हैं। दिव्या के पिता उसको दिव्या को लेकर अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे 3-4 साल बीतते हैं। उसके दौरान दिव्या के साथ क्या होता है आइए समझते हैं। दिव्या के पिता लेकर घर जाने के बाद दिव्या कहती है पिताजी ऐसे करने से कोई मामला फ़ायदा नहीं होने वाला, चलिए बीएससी कर लेते हैं, उनकी जिद को मान लेते हैं, 2-3 साल की बात है। लेकिन दिव्या के पिता कहते हैं नहीं बेटा, मैं पढ़ाई तो करवाऊंगा लेकिन बीएससी नहीं, और उससे भी बड़ी पढ़ाई करवाऊंगा, उसके बाद उस घर में मैं जाने नहीं दूंगा, तुम्हें और भी लायक बनाऊंगा। क्या करते हैं, मध्य प्रदेश के एक बढ़िया से डिस्ट्रिक्ट में एक जो होती है बीएससी नर्सिंग, जिसमें एएनएम जीएनएम का कोर्स होता है, उसमें दिव्या का एडमिशन करा देते हैं, और जो दिव्या होती है वो एएनएम का कोर्स करने लगती है। करते करते धीरे धीरे 3-4 साल में वो कोर्स फाइनल हो जाता है। इसके दौरान कभी भी जो सागर होता है अपनी पत्नी से कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करता, ना मिलता है ना कुछ, वो अपनी नौकरी में लगा रहता है अपने पिता की बात मान के। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो टेंशन में जी रहा था, अपनी नौकरी को कर रहा था अपने पिता की बात को मान के। उधर दिव्या अपनी पढ़ाई को पूरी करके अपने जिला डिस्ट्रिक्ट गुना में आ जाती है, और गुना के एक बढ़िया से हॉस्पिटल जो सबसे बेस्ट हॉस्पिटल होता है उसमें उसकी जॉब नर्स की लग जाती है। वो नर्स की जॉब करने लगती है, लगभग 1 साल तक अपने कर चुकी होती है अपनी ड्यूटी को। अचानक जो है कि घर से निकलता है दिव्या का पति और अपनी ऑफिस को के लिए जा रहा होता है, तभी उसके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। दुर्घटना क्या होती है कि एक सामने से पिकअप आ रहा होता है और उसे एक्सीडेंट करके रोंते हुए चला जाता है। वो बेचारा लाचार रोड पे गिर जाता है, उसके सर फट जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं और उसकी गाड़ी चकनाचूर हो जाती है। वो लथपथ खून से रोड पे पड़ा होता है। लेखपाल होता है, मोहल्ले वाले देखते हैं, समझ जाते हैं कि ये तो लेखपाल साहब हैं, तो जल्दी से फ़ोन मिला के उसके पिता प्रेम सागर को बताते हैं, प्रेमनाथ को, और प्रेमनाथ भी और उसके फैमिली परिवार वाले मोहल्ले वाले दौड़ के आते हैं और देखते हैं तो इनकी हालत बहुत गंभीर होती है। सभी लोग सलाह देते हैं कि बढ़िया से हॉस्पिटल में ले चलो, जिस हॉस्पिटल में दिव्या काम करती है, लेकिन उसके पिता साफ मना कर देते हैं कि मेरा बेटा मर जाएगा लेकिन मैं उस हॉस्पिटल में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर मेरी बहू काम करती है। उन अपने जिद के आगे अपने बेटे की जान की कीमत लगा के खड़े रहते हैं कि मेरा बेटा मर जाए। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और धीरे धीरे प्रेमनाथ का बेटा आंखें बंद करने लगता है, बेहोश होने लगता है। दोस्तों होश तो चला जाता है, लेकिन ऐसे कैसे करते करते आधे घंटे बीत जाते हैं। लोग बहुत समझाते हैं लेकिन प्रेमनाथ नहीं मानते हैं, अपने बेटे को लेकर नहीं जाते हैं। तब जाके घर वाले और मोहल्ले वाले लेकर उन्हें उस हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, और लेके जैसे व्हील चेयर पर लेके दौड़ते हुए जा रहे होते हैं, तभी दिव्या की नज़र उन लोगों पर पड़ती है कि अरे ये तो मोहल्ले वाले हमारे जान पहचान वाले हैं, ये इधर कहाँ आ रहे हैं दौड़े। तभी दौड़ के जाती है तो अपने देवर को देखती है, खून से लथपथ अपने व्हील चेयर को ढकेलते हुए जा रहा था। बोलती है ये क्या, कैसा मामला है, कौन है ये? बोलता है कि ये भैया हैं भाभी, इनका एक्सीडेंट हो गया। देखती है इतने में दिव्या एकदम रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, जल्दी से सभी डॉक्टरों को इन्फॉर्म करती है और 5-10 मिनट के अंदर ही उसका इलाज चालू करवा देती है।
दोस्तों जहाँ पर उसे जवाब दे दिया जाता है उस हॉस्पिटल में दिव्या की वजह से उसे एडमिट कर लिया जाता है और सुई दवाई होने लगती है। दोस्तों होते होते 4-6 घंटे में कुछ हालत में सुधार आती है और उसका जान बच जाता है, लेकिन उसे होश नहीं आता क्योंकि बहुत तगड़ी चोट लगी होती है। दोस्तों वहाँ के डॉक्टर जो हैं वो रेफ़र करते हैं मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के बड़े डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर जाना तो बहुत आसान होता है लेकिन दोस्तों दवा करा पाना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों ट्रामा सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पर अगर आपकी पहुँच नहीं है, पकड़ नहीं है, अगर आपके जुगाड़ नहीं है तो आप दवा नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर फ्री दवा होती है। दोस्तों फिर दिव्या क्या करती है, अपने डॉक्टरों से, अपने व्यवहारी जो उनके साथी होते हैं डॉक्टर, उनसे मिलके उनसे संपर्क करके वहाँ पर बात करवाती है और वहाँ पर अच्छे से उनका बंदोबस्त करवाती है। फिर उन्हें लेकर रेफ़र कर ले जाती है ट्रामा सेंटर। जाने के बाद वहाँ पर दवा चलने लगता है। दवा चलते चलते धीरे धीरे 10 दिन बीत जाता है और एक दिन उसे होश आने लगता है। धीरे धीरे होश आ जाता है। जैसे ही सागर अपनी आंखों को खोलता है तो सामने देखता है दिव्या को, तो उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। दोस्तों एक पति जो 4 साल तक अपनी पत्नी से नहीं मिला, अपनी पत्नी से नज़र तक नहीं मिलाया अपने बाप के एक जवान की वजह से, वो जब अपनी पत्नी को सामने देखता है तो उसके आंखों तले आंसू से एकदम धार निकलने लगती है और अपने हाथ को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उठा नहीं पाता है। दिव्या उसके हाथ को पकड़ के अब रिलैक्स करने को महसूस करती है। सागर रोने के अलावा और कर भी क्या सकता था, वो अपने लाचार बेड पर पड़ा हुआ था। दोस्तों इतने में बाहर खबर होती है कि सागर को होश आ गया है। दोस्तों उसका पिता दौड़ते हुए आता है तो देखता है कि दोनों हाथ एक दूसरे पर रख के अपनी बातें कर रहे होते हैं। इतने में उसका बेटा हाथ को हटा लेता है। उसका पिता देखता है तो उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि बेटा मेरी एक छोटी सी बात को मानने के लिए इतना अपनी पत्नी को त्याग दे रहा है। दोस्तों फिर आगे क्या होता है कि घुटनों तले उसका पिता गिर के रोने लगता है और कहता है बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, मैंने तुम्हें समझ नहीं पाया, मेरे में ही गलती थी। दोस्तों इतना सब कहने के बाद उसका पिता जो है कि अपने आप को कंट्रोल करता है और बात आगे बढ़ती है। दिव्या कहती है ये समय ये सब बातें करने की नहीं है, इनका इलाज करने का है। दोस्तों धीरे धीरे इलाज होता है, धीरे धीरे महीने बीत जाते हैं और वो धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। दिव्या लेकर वहाँ से एम्बुलेंस से अपने घर वापस गुना डिस्ट्रिक्ट आती है। आने के बाद उस अपने घर कुछ दूरी से पहले उतर के अपने घर जाने लगती है। उसके ससुर कहते हैं बेटा तुम कहाँ जा रही हो? बोलती है मैं अपने घर जा रही हूँ। कहते हैं चलो बेटा अपने घर। नहीं, मेरे पिताजी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं उस घर तभी जाऊंगी जब मेरे पिता का आदेश होगा। उसके ससुर जी बहुत रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन दिव्या नहीं जाती है। जाती भी तो कैसे, अपने बंधन में बंधी होती है, एक वाक्य में बंधी होती है, कैसे जा सकती है। फिर सागर के पिता प्रेमनाथ उसको लेकर अपने घर जाते हैं। घर जाने के 1-2 दिन बाद फिर पति पत्नी लेकर दिव्या के पिता के घर आते हैं और जैसे ही आते हैं दौड़े दौड़े जाते हैं और उनके पैरों तलक गिर जाते हैं। अपनी पगड़ी को ऊपर से निकालते हैं, उसके पैरों में रख देते हैं। कहते हैं भाई बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपकी बेटी को समझ नहीं पाया। आपकी बेटी तो देवी है, देवी से भी बड़ी देवी है, जो कि इतना होते हुए भी अपने मेरे बेटे की जान बचाई और मैं भूल नहीं सका उस बात को जो मैंने उससे धिक्कार के अपने घरों से बाहर निकाला था। मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती के पात्र अगर हूँ, नहीं तो मैं ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। इतने में उसके पिता उसके कहते हैं चलो जो हुआ वो हुआ, कोई बात नहीं, मैं चलिए आपको माफ़ कर देता हूँ और अब से भी अपनी ज़िंदगी आपके बेटे और मेरी बेटी का बच जाए तो अच्छी बात है। सब होने के बाद बहुत कुछ बातें होती हैं, उनका सेवा सत्कार होता है। फिर अगले दिन अपनी बेटी को एक रीति रिवाज और नियम धर्म से विदा करते हैं और अपनी बेटी को ससुराल के लिए भेजते हैं। दिव्या आती है घर पे, देखभाल करती है सागर का और देख रेख करते करते फिर उसके बाद उसके ससुर जी कहते हैं बेटा अब तुम चाहो तो नौकरी करो, चाहो तो ना करो। बहुत कुछ बातें होती हैं तो दिव्या इतने में कहती है
देखिए पिताजी, आपने जो किया वो सही किया, आप अपने जगह पर सही किए। अगर मैं उस दिन ठोकर नहीं खाती, 4 साल जाकर जीएनएम का कोर्स, एएनएम का कोर्स नहीं करता, उस हॉस्पिटल में काम नहीं करती, तो आज मेरे पति की जान नहीं बच पाती। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आपने उस दिन ठुकराया, हो सकता है विधि का विधान मैं इन्हीं के लाए वजह से पढ़ी और वहाँ पर ड्यूटी की, ताकि आज वो दिन समय वक्त सही समय पर आया, मैं इनकी जान बचा सका। वरना मैं खाना बनाती, रोटी पकाती, तो आज इनका जान नहीं बच पाता और मैं इन्हें ज़िंदगी में नहीं पा पाती। तो जो होता है वो सही के लिए होता है, और मैं ये कोर्स जो किया है, मैं उस कोर्स के आधार पर मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी और कितने लोगों की भला करूंगी, और ऐसे ही जीवन कटता रहेगा। इतने में प्रेमनाथ जी अपने आंखें मुझसे भर आती है और कहते हैं, बेटा जो चाहो आप कर सकती हो। दोनों हंसी खुशी से जीने लगते हैं। प्रेमनाथ, उसके पिता सागर और दिव्या, तीनों का फैमिली परिवार अच्छे से खुशहाली से रहने लगता है और जीने लगता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी, ये कहानी आपको बहुत ही प्रेरणादायक, एक मोटिवेशनल मिला होगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो कमेंट में नीचे ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।